नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में ये हमारी आज चौथी क्लास होगी, चौथी आप लोगों के साथ चर्चा होगी, जिसमें हम आज फिर से 50 प्रश्न लगभग करने का प्रयास करेंगे और वही 40 मिनट के आसपास ये वीडियो रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये श्रृंखला कैसी लग रही है साथ में बताते चलिएगा। बाकी आप लोगों का प्यार भरपूर इस श्रृंखला के लिए मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, तो आज हम इस चौथी क्लास में देखते हैं। तो हमने आज इसमें वही 3-4 चैप्टर अपने शामिल किए हैं। सबसे पहले पृथ्वी पर जो अक्षांश वाला है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, है ना, उसको लेके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं प्रश्नों के साथ साथ ही जहां कुछ जो जरूरी होगा, क्योंकि इस कक्षा में मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेसिक समझाने की जरूरत नहीं है, आपको वो चीजें पता हैं। फिर भी जो जीरो से ही मैं लगभग समझाता चलूंगा, लेकिन प्रश्नों की मदद से, है ना, तो वो ज्यादा सरल रहेगा और कम समय भी हमारा उसमें जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। देखो इसका क्या चक्कर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है सही अक्षांशीय स्थिति वाला, कि जो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है और अर्थ पे ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री क्या होता है, अक्षांश होता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। अब इसके उत्तर में जितने भी अक्षांश होंगे 1 से लेके 90 तक, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 90 डिग्री क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है मेरा। ठीक है, तो जितने भी अक्षांश 90 डिग्री तक होंगे वो क्या होंगे, नॉर्थ होंगे या उत्तरी होंगे। इसी प्रकार इसके साउथ में जितने भी अक्षांश है वो 90 डिग्री क्या होंगे, साउथ होंगे या फिर दक्षिणी अक्षांश होंगे। तो इनमें से 1 से 90 तक या तो उत्तरी अक्षांश का मान या तो उत्तर में हो सकता है या फिर अक्षांश का मान दक्षिण में हो सकता है। तो एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति है, क्या 91 डिग्री उत्तर कोई अक्षांश हो सकता है, नहीं हो सकता सर, गलत है। क्या 45 डिग्री पूर्वी कोई अक्षांश हो सकता है, इसमें क्या कहीं अक्षांश पूर्व में होगा, नहीं, ये तो उत्तर या दक्षिण में हो सकता है। क्या 91 डिग्री पश्चिम कोई अक्षांश हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, 45 डिग्री दक्षिण, हाँ ये अक्षांश सर हो सकता है, किधर होगा, 45 डिग्री दक्षिण। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है। बृहद वृत्त का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं। बृहद वृत्त का मतलब है कि पूरा एक गोला। अब जैसे अक्षांशीय स्थिति में अगर हम देखें तो एकमात्र बृहद वृत्त बनता है जो होता है 0 डिग्री, जो विषुवत रेखा होती है या भूमध्य रेखा होती है, वो एकमात्र बृहद वृत्त बनता है। कैसे बनता है, अगर आप 0 डिग्री से ऊपर या नीचे कोई वृत्त पूरा खींचते हैं तो क्या होगा, वो इसके अपेक्षाकृत तो छोटा ही होगा, है ना। परंतु देशांतर रेखाएं जो होती हैं, वो प्रत्येक देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, वृत्त होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई देशांतर रेखा ऐसे यहां से गोल चारों तरफ से खींचता हूं, या फिर मैं इसके बगल से खींचता हूं या उसके बगल से खींचता हूं, तो सारी देशांतर रेखाएं जो हैं वो क्या हैं, वो एक समान हैं, एक समान लेंथ की हैं और वो एक समान बृहद वृत्त के समान ही है। जबकि अक्षांश रेखाओं में सिर्फ एक जो विषुवत वृत्त होता है वो बृहद वृत्त होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसको समझा भी दिया है। अब प्रश्न देख लेते हैं। विषुवत रेखा होगा बृहद वृत्त, मुख्य देशांतर रेखा ये भी होगा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी, देशांतर कोई सा आ जाए सब बृहद वृत्त होंगे। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जब भाई साहब 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जाएगा तो ऊपर आएगा और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या होगा, बृहद वृत्त नहीं होगा, इसकी अपेक्षा में छोटा वृत्त होगा। ठीक है, तो बृहद वृत्त कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में कहां मिलते हैं, मतलब इसका वही है, दोनों कहां अवस्थित हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपको याद रखना है। याद रखने के लिए मैं बता देता हूं कहां दोनों अटकते हैं, ऐसे करके याद रखिए भाई। एक रेखा इधर से आ रही है, एक रस्सी उधर से, रस्सी मान लेते हैं 1 मिनट को, एक रस्सी इधर से आ रही है, एक रस्सी उधर से आ रही है, दोनों बीच में कहां अटक रही हैं, कहां अटक रही हैं, अटलांटिक में अटक रही हैं। मतलब याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि दोनों कहां अटकते हैं, तो अटलांटिक में अटकते हैं और गिनी की खाड़ी एक वहां है, वहां आसपास आके दोनों अक्षांश दिशाओं का सम्मिलन होता है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अटलांटिक या अंध महासागर, मतलब आंसर होना चाहिए ए, आंसर मेरा होना चाहिए ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय था
विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु है। वही प्रतिच्छेदन बिंदु पूछ ले, कहां एक दूसरे को टच करते हैं ये पूछ ले, कहां एक दूसरे का मिलन होता है ये पूछ ले, सबका आंसर हमारा क्या होगा? अटलांटिक ओशन या अंध महासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर ए। ठीक है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी के विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, तो वह कहां उतरेगा? अब आप एक चीज ध्यान रखते चलिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं मैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हूं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हूं या मैं नॉर्थ पोल पे हूं, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री नीचे मतलब क्या? साउथ पोल होगा। 90 डिग्री नीचे मतलब साउथ पोल होगा। अब इसी प्रकार मैं आपसे कहूं मैं 30 डिग्री उत्तरी में 60 है, इसका वैल्यू लगभग 60 होगा, 60 डिग्री नॉर्थ है, तो इसका अक्षांशीय विपरीत क्या होगा? 60 डिग्री साउथ होगा सर। इसी प्रकार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का अपोजिट तो क्या होगा? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। परंतु 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं का जो अपोजिट होता है वो आप समझते चलिए, देशांतर रेखाओं का अपोजिट दोनों का टोटल 180 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है जो कि ग्रीनिच से होकर गुजरता है, पिछली कक्षाओं में आपको समझा चुका हूं, तो इसके अपोजिट वाला देशांतर जो मैं पीछे से ये निकाल रहा हूं ये कहां होगा? 180। दोनों को टोटल कितना हुआ? 180। अब 1 डिग्री देशांतर अगर कोई है तो वो कहां होगा? उसका अपोजिट होगा 179। 2 डिग्री है तो उसका अपोजिट होगा 178। 50 है तो उसका अपोजिट क्या होगा? 130। मतलब 180 में से माइनस, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का क्या होगा? 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का क्या होगा? 180 में से माइनस करेंगे 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री उत्तरी का क्या है? 30 डिग्री दक्षिणी होना चाहिए और 130 डिग्री पश्चिमी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का विपरीत 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का विपरीत 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इस प्रश्न का आंसर होगा डी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी का प्रश्न है, हालांकि पुराना है लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? देखो इस प्रकार के प्रश्न अगर आप थोड़ा बहुत मैप का आपको आइडिया है, आपको आइडिया मैप का होना चाहिए, अपने जो कमरे में सजावट कर रखी है ना मैप की, उसको देखते भी चला करो। कुछ नहीं, सुबह ब्रश कर रहे हैं, ब्रश के बहाने उसी के आगे खड़े हो गए, कुछ तो दिखेगा यार, कुछ भी दिखेगा, मौसी का नाम दिख जाएगा, मतलब मेरा मतलब है कुछ तो दिखेगा उस पर। एक एक करके चीजें ना, पीयर लर्निंग जो होती है इसी तरीके की, धीरे धीरे जो हम सीखते हैं वो जहन में बसता रहता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको आइडिया है कि ये चाइना रहा, ये भारत रहा, ये न्यूयॉर्क अमेरिका रहा, ये रोम इटली के आसपास रहा, तो इसमें सबसे दूरतम उत्तर में जो अवस्थित होगा वो होगा रोम। हालांकि न्यूयॉर्क और रोम में बहुत कम डिफरेंस है, दोनों में अक्षांशीय विस्तार में 1-8 डिग्री का ही डिफरेंस होगा। ये 40-41, 40-42 के आसपास है दोनों। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है। हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको तो उड़ा सकते हैं आसानी से, इन दोनों में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको मैप का आइडिया है तो जहां 50-50 का रिस्क हो क्वेश्चन में उसको लिया करिए, है ना, उसको लिया कीजिए, वहां आंसर लगाइए। ठीक है, यहां इसका आंसर होगा डी। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हैं, मान लीजिए रिपीट हो जाए तो आपको पता हो, कभी कभी सेम ऑप्शन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देशांतर के अब हम प्रश्न करेंगे। अक्षांश रेखाओं के 6-7 सवाल थे, आप लोगों ने देख लिए हैं। अब देशांतर रेखाओं के जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। काहिरा का समय ग्रीनिच से 2 घंटा आगे है। देखो इसको भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, फिर अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो है क्या, देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं अगर ये आपका पूरा एक ग्लोब है, ये पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खिंची हुई हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खिंची हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अंग्रेजी में याद करना सरल है, अंग्रेजी में लेटीट्यूड, जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो लेटीट्यूड है, अक्षांश है। जो लॉन्ग लॉन्ग रेखाएं हैं, लंबी लंबी, वो लॉन्गिट्यूड है ना, वो देशांतर है। हिंदी में इनको देशांतर कहते हैं। अब ये 0 डिग्री देशांतर होता है, ये हमारे अर्थ को 2 भागों में बांटता है, और इसी प्रकार ये वाला क्या होगा? ये वाला हिस्सा क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, परंतु अब आप एक बात समझो, पृथ्वी ऐसे करके जो घूम रही है, पृथ्वी इस तरीके से जो घूम रही है, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटा। और 24 घंटे में भाई साहब एक गोला घूमा,
और एक गोले में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। बहुत बेसिक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब 24 आवर में, 24 घंटे में ये कितना घूमती है सर? 360 डिग्री घूमती है। मतलब एक आवर में कितना घूमेगी? 360 बाई 24, मतलब सर 15 डिग्री घूमेगी। कितना? एक आवर में। अब एक आवर बराबर 60 मिनट है, तो 60 मिनट में जब 15 घूम रही है, 15 डिग्री, तो एक डिग्री घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से आप कुछ बेसिक्स याद रख सकते हैं कि 1 घंटा अगर समय आगे पीछे है तो उनमें कितने का डिफरेंस है? 1 घंटे का। अगर 1 घंटे का डिफरेंस है तो उनमें 15 डिग्री देशांतर का डिफरेंस होगा, और 1 डिग्री देशांतर है तो वो 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करता है। अब डिफरेंस प्लस में जाएगा कि निगेटिव में जाएगा? अगर अक्षांश पूर्वी है तो पूर्वी अक्षांशों का देशांतर अगर पूर्वी है, अगर मैंने पहले भी अक्षांश बोल दिया हो तो क्षमा चाहता हूं, अगर देशांतर पूर्वी है तो पूर्वी देशांतर का जो समय होता है वो जीएमटी, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, उससे प्लस होता है ना? प्लस होता है। कितना प्लस होगा? 10 डिग्री अक्षांश अगर पूर्वी है, देशांतर 10 डिग्री पूर्वी है, तो 10 डिग्री देशांतर पर कितना टाइम प्लस होगा? 40 मिनट, है ना? एक देशांतर का 4 मिनट, तो 10 देशांतर का 40 मिनट प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से आगे काउंटिंग्स होती रहती है। अब हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं इसको। आप यहां से एक तो ये बात याद रख सकते हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री का और 1 डिग्री में 4 मिनट। ये 2 फैक्ट अगर आपको ये कहानी पूरी मैथमेटिक्स समझ में ना आई हो तो आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, इसकी सहायता से प्रश्न हो जाएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि काहिरा का समय ग्रीनिच से 2 घंटा आगे। कोई स्थान दे रखा हो, ग्रीनिच कहां? जहां 0 डिग्री, जिस देशांतर को हमने जीएमटी माना है ना, वो। अतः यह स्थित है। अब आप देखो 2 घंटा है, 1 घंटा में कितना टाइम डिफरेंस आ रहा था सर? 60 मिनट या 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। मतलब 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था। ये 2 घंटा आ गए तो कितना होगा? 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। अब आगे है तो क्या होगा? वो पूर्वी होना चाहिए ना। उसकी स्थिति जिस स्थान की बात कर रहे हैं, काहिरा, जीएमटी से 2 घंटा आ गए, मतलब तो कहां होगा? पूरब में होगा, पूर्वी देशांतर पे होगा। तो मान क्या होगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, है ना? 30 डिग्री पूर्वी। अगर यही 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर होता तो क्या होता? 2 घंटा पीछे होता समय। पश्चिम का समय पीछे रहता है। ठीक है, पा से पश्चिम, पा से पीछे, मतलब पा से नहीं, पश्चिम पीछे एक सा साउंड होता है, इसलिए थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो। जब 82.5 पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, मध्याह्न मतलब दोपहर का 12 बजे को क्या कहते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। 12 बजे, दोपहर के 12 बज रहे हो, तब प्रातः के 6:30 कब बज रहे होंगे? किस देशांतर पर या अंश पर बजेंगे? अब आप देखो इस पर कितने बज रहे हैं? 12। भाई साहब कितना बजाना चाह रहे हैं? 6:30। मतलब कितना डिफरेंस हो गया? 7 और 5 12, लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस हो गया। लेकिन ये डिफरेंस किधर है? निगेटिव में है ना, निगेटिव में है, पीछे डिफरेंस है ना। तो हम इसको भी क्या करेंगे? पूरब को पीछे ले लेंगे। कितना पीछे ले लेंगे? कितना डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। अब 5.5 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 5 घंटे में 75 डिग्री, और 30 मिनट में कितना हो गया? जब 1 घंटे में 15 डिग्री है तो 30 मिनट में कितना डिग्री हो गए? 7.5 डिग्री। तो 75 और 7 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पीछे होना चाहिए यहां से। अब पूरब से जब पीछे जाएंगे तो किधर चलेंगे? पहले पूरब 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 पूरब, फिर लास्ट में आगे फिर पश्चिम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें कितना चलना है? 82.5 ही पीछे चलना है। तो 82.5 पीछे चलने का मतलब हो गया, इसमें से घटाएंगे तो ये मान होगा 0 डिग्री पूरब या पश्चिम पर, है ना? 0 डिग्री पूरब या पश्चिम पर क्या होगा? 6:30 का टाइम हो रहा होगा। अगर आपको वो 24 घंटा, 360, 15 डिग्री, 1 घंटा ये समझ में आया है तभी ये प्रश्न समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा बैक करके देख लीजिए, है ना? क्योंकि इस प्रकार के ही प्रश्न देशांतर से प्रायः पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2 स्थानों में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, कितना अंतर है? 90 डिग्री, तब दोनों स्थानों के बीच में समयांतराल क्या होगा? ठीक है, 90 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है सर? 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 9 चौक 36 यानी 360 मिनट का डिफरेंस हो गया। और 360 मिनट का क्या मतलब हो गया? 6 घंटा।
तो 360 का मतलब हो गया 6 घंटा, बहुत बेसिक है, 360 डिवाइड बाई 60, ठीक है, उतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको उतना पता होगा, मतलब 6 घंटे का डिफरेंस दोनों में हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, बी। अगले सवाल पे चलते हैं। जब ग्रीनिच में मध्याह्न है, मध्याह्न मतलब 12 बज रहे हैं, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, मतलब क्या है, 5 घंटा आगे हो गया। साय कब होगा, आगे होगा, दोपहर के बाद ही तो शाम आएगा ना, 5 घंटा साय मतलब आगे हो गया। निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अब स्थित है। अब देखो आगे है, 0 से 5 घंटा आगे है, तो 1 घंटा आगे का मतलब कितना हो गया, 15 डिग्री, 2 घंटा आगे का मतलब 30 डिग्री, और 5 घंटा आगे का मतलब 75 डिग्री, और आगे है तो कौन सा, पूर्वी या पश्चिमी। अगर आप जवाब दे पा रहे हैं मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा होगा, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, है ना, इसका आंसर होगा ये आपके यूपी पीसीएस की परीक्षा का प्रश्न है। चलो, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद व्रत बनाता है। देखो प्रधान याम्योत्तर क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, उसको हम प्रधान याम्योत्तर कह रहे हैं। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है ना, इसके अपोजिट वाला पूछ रहा है क्या होता है, ताकि एक बृहद व्रत का निर्माण हो, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, मैंने आपको बताया है, देशांतर का अपोजिट निकालना हो तो जो दोनों का टोटल कितना आएगा, 180 आएगा। अब जब ये 0 डिग्री है, प्रधान याम्योत्तर का मान 0 है, तो क्या होगा, इसके अपोजिट में 180 वाला होगा, तभी वो उसका अपोजिट होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस याम्योत्तर में दिखाई देगी। देखो भाई, जो जितना ज्यादा ईस्टर्न साइड होगा, अब ईस्टर्न का समय आ गया है, इसका मतलब क्या है, वहां सनराइज पहले हो रहा है, ठीक है, वहां सनराइज पहले हो रहा है। तो जो जितना पूरब की साइड होगा वहां उतना पहले ही सूर्योदय होगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 20 डिग्री पे पहले सूर्योदय दिखेगा कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहले सूर्योदय दिखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहले सूर्योदय दिखेगा। जो जितना ज्यादा पूर्व की साइड होगा उस पर सूर्योदय उतनी ही जल्दी दिखाई देगा। तो वेस्ट में तो कोई मतलब है नहीं सूर्योदय सबसे ज्यादा दिखने का, ये तो दोनों कट गए। अब इस दोनों में से किस पे पहले देगा, तो ऑब्वियस है 93 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ईस्ट मतलब पूर्वी पर पहले सूर्योदय दिखाई देगा, पहले सूर्योदय दिखाई देगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा या जीएमटी जो होती है उसी के बेस पर मानक समय डिसाइड करते हैं। जैसे भारत का जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82.5 डिग्री देशांतर को माना गया है। तो 82.5 से फिर हम 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। किसके सापेक्ष आगे हैं, जीएमटी के, प्रधान मध्याह्न रेखा के सापेक्ष 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है। अब देखो ये क्या है, अब ये तीनों चारों जो रेखाएं हैं हमारी, ये कुछ देशों से होकर गुजरती हैं, है ना, कुछ देशों से होकर गुजरती हैं, तो उनके नाम हमसे ये खासकर पीसीएस वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको पता होना चाहिए। अब जो 0 डिग्री देशांतर है वो कहां से होकर गुजरेगी, वो कहां से होकर गुजरेगी, तो ये 0 डिग्री देशांतर कुल 8 कंट्री से होकर गुजरती है। देखो मैं आपको भी दोनों तीनों रेखाएं बता दूंगा कहां कहां से गुजरती हैं, कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा, है ना, कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा याद करने जैसी, जिनसे आप उनको याद रख सकते हैं। देखो ये याद होना जरूर, खासकर इसका और मकर रेखा वाला जरूरी है, क्योंकि वो 8-8 10-10 ये वो शायद 13 देशों से गुजरती है, भूमध्य रेखा शायद 13 देशों से होकर गुजरती है। तो ये हमको याद रखना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न खासकर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, इनसे प्रश्न थोड़े ज्यादा आए हैं पीवाईक्यू में, 5-5 6-6 क्वेश्चन आए हैं। मकर और कर्क रेखा से तो 1-2 प्रश्न आए हैं, तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं, उसकी ट्रिक याद करनी। तो 0 डिग्री देशांतर की क्या ट्रिक है, आप ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए कि एक बालक क्या था, एक बालक क्या था, बिल्कुल 0 था, है ना, एक मेरा दोस्त, एक मेरा भाई बिल्कुल 0 था। 0 क्या था, 0 देशांतर था। इसको अब भूमध्य रेखा के साथ कंफ्यूज मत करना, 0 था, 0 देशांतर था। तो घर वालों ने उससे कहा कि तू कुछ पढ़ाई लिखाई कर लिया कर, क्या कर लिया कर, पढ़ाई लिखाई कर लिया कर। तो उसने घर वालों को क्या कहा, उसने घर वालों को कहा कि मैं 0 हूं, तो या तो मैं, मतलब किसकी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, मी, या तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं घाट पर बैठूंगा, GHAT, घाट पर बैठूंगा मतलब पंडित जी बनूंगा, या मैं BSF
का एग्जाम क्वालिफाई करूंगा या मैं फौजी बनूंगा। तो ये इसकी ट्रिक है, 0 डिग्री देशांतर की ट्रिक है कि मैं क्या करूंगा, या तो मैं घाट पे बैठूंगा या मैं बीएसएफ में जाऊंगा। अब ये कौन कौन से कंट्री हैं, टोटल 8 कंट्री हैं, टोटल 8 कंट्री है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन सी हैं। माली, ठीक है, माली से गुजर रहा है, ई फॉर इंग्लैंड है, एम फॉर माली है, ठीक है, एम फॉर माली है, ई फॉर इंग्लैंड है, इंग्लैंड है ना, ये GH फॉर घाना है, घाना है ना, ए फॉर क्या है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया है, ए फॉर अल्जीरिया है, और टी फॉर क्या है, ए फॉर अल्जीरिया है, GH फॉर घाना है, ए फॉर अल्जीरिया है, और टी फॉर मेरा है, टी फॉर है टोगो, टी फॉर टोगो, बी फॉर क्या है, टी फॉर टोगो, एस फॉर स्पेन, और एफ फॉर फ्रांस। ये टोटल मेरी 8 कंट्रियां हैं, एफ फॉर फ्रांस, टी फॉर टोगो, टी फॉर टोगो, ठीक है। 8 कंट्री कौन कौन सी हो गई, माली, इंग्लैंड, घाना, माली, इंग्लैंड, घाना, ये कितनी हुई, 7 हुई, एक और रह गई, कहां से रह गई, एम माली, इंग्लैंड, घाना, ए से अल्जीरिया, टी से टोगो, बी से बुर्किना फासो, एक कंट्री है बुर्किना फासो, अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो, मुर्गिना फासो नहीं, बुर्किना फासो, ठीक है, ये एक कंट्री है बुर्किना फासो। तो आप ये याद रखेंगे, ये 0 डिग्री देशांतर की ट्रिक है कि तुम 0 हो, उसके घर वाले कह रहे हैं तुम 0 हो, तो वो कह रहा है मैं क्या करूंगा, 0 हूं, तो या तो मैं घाट पे बैठूंगा, GHAT घाट, या फिर मैं BSF में जाऊंगा। तो मैं से M से माली, इंग्लैंड, GS से घाना, A से अल्जीरिया, T से टोगो, B से बुर्किना फासो, S से स्पेन, F फॉर फ्रांस, है ना। इसको आप याद कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए, वहीं अपनी किताब पर लिख लीजिए, तो जब भी इसके प्रश्न आप देखेंगे, ये ट्रिक मतलब 4-5 बार दिमाग से गुजारेंगे तो आपको फिर पक्का हो जाएगा, फिर याद टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं। प्रधान याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर नहीं गुजरती, अल्जीरिया से गुजरती है, ए, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, इसका आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहां से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, नाइजीरिया से नहीं गुजरती, पुर्तगाल से नहीं। तो 1 और 2 किस में है, ए में, 1 और 2 किस में है, ए में। तो इसका आंसर क्या होगा, इस वाले प्रश्न का आंसर होगा ए, इस वाले प्रश्न का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय GMT के समान है, अक्रा, मैड्रिड, डबलिन और लिस्बन। GMT क्या मतलब हो गया, GMT मतलब हो गया 0 डिग्री देशांतर, किसका समय GMT के समान है। तो ये एक फैक्चुअल टाइप से क्वेश्चन है, 1993 UPSC का पूछा गया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा सी, 124, इसका आंसर होगा 124, सी वाला इसका आंसर होगा 124, ठीक है। मतलब तीसरा, मैड्रिड से नहीं गुजरती है, मैड्रिड से गुजरना नहीं, मतलब मैड्रिड इसका GMT नहीं मानता है ना, GMT के समान उसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री वाला टाइम नहीं मान रहे हैं, वो कुछ आगे पीछे वाला टाइम मान रहे होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर ना पता हो तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग छोड़ भी सकते हैं। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में घड़ी अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों का समान नहीं होगा। देखो सेम सवाल है, लंदन, लिस्बन, अक्रा, आदिस अबाबा, ये आप देख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो 0 डिग्री देशांतर मतलब एक सी सीध में हूं, जो ये 3 नगर एक सी सीध में होंगे, इनके सिवा जो नगर होगा उसका मामला अलग होगा। तो जब आप इथियोपिया देखते हो ना, इथियोपिया आप देखते हो, तो इथियोपिया लगभग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास पड़ती है, तो ये 0 डिग्री देशांतर से काफी दूर है। अगर आपको मैप का बेसिक ज्ञान है तो आप इसका आंसर लगा सकते हो, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर क्या होगा, डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीनिच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनिच माध्य से या तो आगे है या पीछे। ग्रीनिच माध्य समय से आगे या पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब ये कह रहे हैं या तो उनको ऐसे क्रम में लगा दो कि शुरू से लास्ट, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, कोई से लगा दो। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको मैप का ज्ञान अच्छा है, मैप आपके दिमाग में है, तभी आप लगा पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सब में जापान जो है ना वो सबसे ईस्ट में है, इसको कहीं कहीं सूर्योदय का देश और ये सब फलाना ढीका कहते हैं। मतलब सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, जापान में होगा।
तो जापान सबसे डिस्टेंस पे होगा किससे, जीएमटी पे, है ना। और फिर क्या होगा, फिर होगा हमारा इराक। अगर पास में आओगे आप, इराक के बाद क्या होना चाहिए, इराक के बाद मैप पे मैं आपको इधर क्या कहते हैं, ईस्ट से वेस्ट साइड बता रहा हूं, मैं अपना मैप टेस्ट कर रहा हूं, मतलब मुझे पता है, तो उस हिसाब, फिर ग्रीस आ जाएगा, है ना, फिर ये दोनों है। तो हम ये देखते हैं कि 5 से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, मतलब इन सब में से सिर्फ 5 एक ऐसा है जो सबसे ईस्ट में है, बाकी सब तो ये फिर और क्या कहते हैं, जीएमटी के और वेस्ट में चले जाएंगे। तो 5 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है और यही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखो 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, बाकी फिर 1 4 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19, जब आईएसटी यामियोत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह लिखा है, सुबह नहीं सुबह होगा, ये सुबह होगा, है ना, सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर क्या है। मतलब आईएसटी, अब यहां आपको ध्यान देना है, गलत ना कर देना, यहां आईएसटी दे रखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी नहीं दे रखा है, जीएमटी नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 82 डिग्री 30 मिनट पर, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पर कितना बज रहा है, दोपहर हो रही है, मतलब 12 बज रहा है। और एक स्थान पर, अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह की 6 बजे की चाय ले रहे हैं, मतलब वो कितना पीछे हैं, वो 6.5 घंटा लगभग पीछे हैं, है ना, 6 और 6 12 नहीं, 6 घंटा पीछे हैं, 6 घंटा पीछे हैं। हमारे यहाँ कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, उनके यहाँ 6 बज रहा है। अब 6 घंटा पीछे हैं, तो पीछे 6 घंटा किधर जाएंगे, तो 5.5 घंटा अगर हम पीछे करेंगे तो 0 डिग्री पहुंच जाएंगे 82.5 से, क्योंकि हमारा जो जीएमटी से मान है वो 82.5 है। और उससे हमें क्या करना है, और वेस्ट में चलना है, कितना, 30 मिनट और वेस्ट में चलना है। तो 30 मिनट वेस्ट में चलने के लिए 7.5 डिग्री हमें और जाना पड़ेगा, या 7 डिग्री 30 मिनट जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा बी, 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तब आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने पीछे भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, उस 360 डिग्री 1 घंटा उस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार ठीक से समझ लीजिए पीछे वीडियो देख के, तभी ये प्रश्न समझ में आएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीनिच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, ठीक है, ग्रीनिच मतलब जीएमटी से 12 बजे दोपहर में एक तार भेजा गया, ठीक। फिर क्या हुआ, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। मतलब अगर मोटा मोटा मान लें तो इसमें कितना डिफरेंस है, 6 घंटे का डिफरेंस है, 6 घंटे का डिफरेंस है, 6 घंटे शाम को पहुंचा। मतलब टाइम तो लग रहा है 12 मिनट उसको पहुंचने में, लेकिन यहां उसको टाइम कितना लग गया, 6 घंटा। तो मतलब वो 6 घंटा आगे है जीएमटी से कि नहीं। अब 6 घंटा जीएमटी से आगे है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 घंटा आगे होने का मतलब है 15 डिग्री। अब आगे है तो ईस्टर्न होगा, मतलब 90 डिग्री के आसपास कहीं वो, 90 डिग्री ईस्ट के आसपास कहीं वो होगा। लेकिन 12 मिनट उसको टाइम ट्रेवल में भी लगा है, एक उस तार को, उस संदेश को। तो 12 मिनट का मतलब क्या हो गया, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो 12 मिनट हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 12 मिनट का समय लगा होता तो 6 बज के और फिर समथिंग 12 मिनट पे पहुंचता, अगर 6 घंटा ही वो आगे होता तो 12 मिनट मतलब 3 डिग्री हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -3, मतलब 87 डिग्री पूरब पर वो होगा जहां ये इतने समय में पहुंचेगा, 6 बजे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहां से होकर खींची जाती है, देखो ये दिनांक रेखा कौन सी है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा में इसको बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा तो 0 डिग्री देशांतर होती है, जो उसके इसके अपोजिट में है, शायद ब्लैक आपको दिख रहा हो, शायद ब्लैक आपको दिख रहा हो, जो इसके अपोजिट में है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। मतलब 180 डिग्री देशांतर जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो वो किस महासागर से होकर जाती है, वो आप देख पा रहे होंगे, ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तिथि निर्धारक रेखा ग्रीनिच से 12 घंटे का अंतर होता है, हां होगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री का ग्रीनिच से कितना डिफरेंस होता है, 180 × 4 12 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। तिथि रेखा निर्धारक
तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। हाँ, वो भी 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो तिथि निर्धारक का, हाँ, इसका क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या करता है, ऐसा इसीलिए होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। न्यूनतम कहां होती है? न्यूनतम होगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तिथि रेखा पर न्यूनतम होगी। क्यों? तिथि रेखा पर न्यूनतम नहीं है, सॉरी, हाँ नहीं है, वही मैं कह रहा हूं, नहीं होती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? एक्चुअली इस रेखा को सीधा ना बनाकर कहीं कहीं मोड़ा गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां अलास्का के पास इस रेखा को मोड़ा गया है। वो क्यों है कि मान लीजिए अगर इनके बीच से होकर गुजर जाती तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक दिन परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक ही देश में आज 31 जनवरी भी चल रही होती और एक दिसंबर भी, या सॉरी 1 फरवरी भी चल रही होती, तो उनका समय सेम रहे इसलिए 180 डिग्री को बिल्कुल सीधा ना खींचकर देशों के हिसाब से थोड़ा बहुत मोड़ दिया गया है। तो वहां सबसे कम न्यूनतम दूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? देखो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना है? 180 डिग्री। हमारा कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री हमारा क्या है? हमारा क्या है? मानक समय है। अब उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानक रेखा बन जाएगी। पृथ्वी का जब घूर्णन उल्टा हो जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो क्या हो जाएगी? वो 0 डिग्री में परिवर्तित हो जाएगी एक तरह से, है ना, 0 डिग्री में परिवर्तित हो जाएगी। तो उससे इसका डिफरेंस कितना होगा? उससे इसका डिफरेंस हो गया लगभग 97.30, है ना, 97.30 का इसका डिफरेंस हो गया। अब 97.30 का मतलब कितना हो गया कि इसका मतलब हो गया 6.5 घंटे। इसको 97 डिग्री 30 मिनट को जब आप गुणा करोगे 4 से तो ये 6.5 घंटे का समय आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, गुणा गणित करने बोर्ड पर जाएंगे तो फिर टाइम फालतू खर्च होगा। 6.5 घंटे इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यहां आप जब देखेंगे ना, यहां आप देखेंगे जहां अलास्का के पास से इसको मोड़ा गया है। अपने मैप में भी देखता चलिए इसको, है ना, जिसको रटना है वो रट लेगा, लेकिन मैप में देख लोगे तो वो चीज स्थायी मेमोरी में चली जाती है। यहां अलास्का के पास से इसको मोड़ा गया है, रसिया और अलास्का के पास से। यहां क्या है? ये दोनों क्या कहते हैं, एशिया और उत्तरी अमेरिका का भी जंक्शन है। और वो जंक्शन पे कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल डमरू मध्य है, बेरिंग जल संधि है। तो बेरिंग जल संधि इसके पास है, तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक जहाज एल्यूशियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से? एल्यूशियन द्वीप समूह से डच हार्बर की ओर जा रहा है। यह 1 जनवरी 1999 को 11:30 बजे 180 डिग्री याम उत्तर को पार करता है। ठीक है, पार कर लिए 180 डिग्री याम उत्तर, है ना। पार करते समय 1 घंटे की यात्रा के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में क्या समय दर्ज करेगा? देखो यहां ये बहुत टेक्निकल चीज है ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि एल्यूशियन द्वीप समूह और डच हार्बर दोनों क्या हैं? दोनों अलास्का द्वीप समूह का हिस्सा हैं। अलास्का द्वीप समूह का हिस्सा है। हालांकि वो 180 डिग्री पार कर गया तो डे चेंज हो जाना चाहिए था, है ना, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए था, आगे या पीछे ही रहता, है ना, आगे या पीछे ही रहता। परंतु 180 डिग्री पार करने के बावजूद भी क्योंकि रेखा मुड़ी हुई है यहां, तो उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रात को 11:30 से 1 घंटा बाद वो अगले दिन 2 जनवरी को 12:30 का समय ही नोट करेगा। मतलब नॉर्मल की तरह ही चलेगा, उस पर 180 डिग्री पार करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहां से मुड़ी हुई है और ये दोनों हिस्से क्या हैं? अलास्का द्वीप समूह का ही एक पार्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाला एक जहाज के कप्तान ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस समय और किस दिन पहुंचेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना भाई साहब चल रहे हैं उतना पृथ्वी चल रही है जितना वो चल रहे हैं उतना पृथ्वी चल रही है, तो सेम चीज रहेगी। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर भी वो किस समय पहुंचेंगे? 10 बजे सोमवार को ही पहुंचेंगे। 10 बजे सोमवार को ही
पहुंचेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी जहाज का सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस मार्ग को बनाना चाहिए? तो देशांतर रेखा के हिसाब से चलता रहे, कम समय में हिसाब किताब से पहुंच जाएगा। ठीक है, देशांतर रेखा को मार्ग बनाए तो मिनिमम टाइम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, क्योंकि एक देशांतर पार करेगा, टाइम कम लगेगा और दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। अगला सवाल, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे पर आता है जबकि ग्रीनिच टाइम 3 बजे पर आता है, तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी? अब 3 से 6 हो गया, मतलब 3 घंटा आगे है, तो 3 घंटा आगे है किससे? जीएमटी से। 3 घंटे का मतलब हो गया 15 तिया 45, 45 डिग्री पूर्व इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर होगा बी। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें समझाने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पीछे करके बता दिया है, उसी से समझिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं होती है? प्राकृतिक इकाई नहीं होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्ष भी होती है, चंद्रमास भी होती है। चंद्रमास मतलब चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या जितना पूरा करता है, दिवस दिन भी होते हैं। मानक समय तो एक अलग चीज है मानक समय एक अलग चीज है, वो किसी मापन की इकाई नहीं है। तो बी इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इससे होकर के कौन कौन से देश गुजरते हैं, इस प्रकार के प्रश्न होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। चलो प्रश्न आएगा तभी उस ट्रिक को देख लेंगे, भूमध्य रेखा की भी। उसका ट्रिक याद हो गया, 0 डिग्री देशांतर जो था उसका ट्रिक याद हो गया होगा संभवतः। क्या था? तुम 0 हो, देशांतर में है, याद रखना इसको, अक्षांश के साथ कंफ्यूज मत करना। देशांतर है, तुम 0 हो तो क्या कह रहा है? या तो मैं यानी माली, ई से इंग्लैंड, या तो घाट पर बैठूंगा, GH घाना, A अल्जीरिया, T टोगो, घाट पर बैठूंगा, या फिर क्या करूंगा? BSF की परीक्षा निकालूंगा, B बुर्किना फासो, S स्पेन, F फॉर फ्रांस, ये करूंगा। ठीक है, तो टोटल 8 देश हैं, उनको याद रखिए। अब विषुवत रेखा के प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा, रेखी नहीं है भाई, रेखी नहीं, रेखा, रेखा की रेखा, वो वाली रेखा नहीं ये वाली रेखा, रेखा की कुल लंबाई है लगभग। तो भूमध्य रेखा की लंबाई से मतलब क्या है कि ये जो पूरा ग्लोब पे चारों तरफ घूमी हुई भूमध्य रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 40,000 60 किलोमीटर होती है, मतलब 40,000 इसका आंसर यहां सबसे निकटतम है, ये होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा वाले देश और 0 डिग्री देशांतर वाले देश तो आपको याद ही होने चाहिए, मैं आपसे संख्या भी पता होना चाहिए। तो 0 डिग्री देशांतर कितने से गुजरती है? 8 से गुजरती है ना। और भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? 23 देशों से गुजरती है, और 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और आपका एशिया। ठीक है, मैं आपको एक बार हल्का सा मैप का आइडिया भी दे दे रहा हूं, आपको थोड़ा याद रहे। देखो ये हमारा रहा, ये रहा मेरा उत्तरी अमेरिका, ऐसी बना रहा हूं, हंसना मत। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए। दक्षिणी अमेरिका, फिर ये आपका ये पूरा एशिया, यूरोप, ये पूरा रहेगा यहाँ से, ये अटलांटिक ओशन और ये पूरा, और उसके बाद ये आपका आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा अफ्रीका वाला। ठीक है ना, अफ्रीका वाला आ जाएगा। तो 0 डिग्री देशांतर जो है वो कहां से गुजर रही है? अफ्रीका थोड़ा इन तीनों से होके अफ्रीका थोड़ा ऐसे है, ठीक है, यहां बन गया है, इन तीनों से होकर गुजर रही है। तो इन तीनों की कंट्री याद करने की हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखो, है ना, तो देखो, एक जो अफ्रीका, सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका की देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की क्या ट्रिक है? एक काला बाज। ठीक है, ये 3 लाइन आपको याद रखनी है। एक काला बाज, एक काला बाज में क्या होगा? एक काला बाज, एक काला बाज, इसमें क्या होगा? एक फॉर, एक से इक्वाडोर, 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 काले से क्या होगा? कोलंबिया, काले से क्या होगा? कोलंबिया। ठीक है, और बाज से क्या होगा? बाज से क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका में एक और देश है ब्राजील। 3 देश ये हो गए, है ना, 10 और हैं, 13 देश हैं। एक याद रख लोगे ना तो आपको दिमाग में रहा आएगी चीज, है ना, दिमाग में रहा आएगी। अब याद करते हैं अफ्रीका के। अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीका के जो देश हैं, उनका ट्रिक क्या है? उनका है काका के सामने युवा गायब, काका के सामने युवा गायब। इसको जहां आइए प्रश्न है ना वहीं लिख लीजिए, वहां लिख लेंगे तो क्या होगा? या आपको जब भी पढ़ेंगे ना तो एक एक बार पढ़ते चलोगे, एकदम रटना नहीं है कि अभी रट लूंगा, अभी याद कर लूंगा,
ऐसा याद कर लूंगा, ऐसा याद कर लूंगा, किसी ने सोची ना होगी, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो अभी इसको सिर्फ एक दो बार लिख लीजिए, तो थोड़ा ध्यान रखिए। काका मतलब एक तो है कांगो गणराज्य, मैं आपको बोल देता हूं, आप लिखते चलिए। कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये अलग देश है, 3 देश इसमें हो गए। अब ये देखिए, ठीक है, के फॉर केन्या, के से केन्या, सामने का क्या होगा सोमालिया, युवा से युगांडा, है ना, और गायब से गेबोन। तो 1 2 3 4 5 6 कंट्री हो गई, टोटल कितनी हो गई 9, 4 देश और रह गए। दोबारा बोल दे रहा हूं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केन्या, सोमालिया, युगांडा और गेबोन, ठीक है, और गेबोन, ठीक है। एक और कौन सा रह गया, एक हमारा रह गया एशिया, एशिया। तो एशिया के कितने 6 और 3 9 तो हो ही गए, 4 देश रह गए, ऊपर ही लिख देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं, एशिया वाली ट्रिक है। एशिया की है, आपको संभवतः दिख रहा होगा, इंडोनेशिया की मौसी, इंडोनेशिया की मौसी, इंडोनेशिया की मौसी। कौन कौन से देश हो गए, ये भी देश मैं आपको बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। एक तो इंडोनेशिया ही हो गया, है ना, एक तो इंडोनेशिया ही हो गया, की से करीबत्ती हो गया, किरवत्ती, है ना, मां से मालदीव हो गया, टोटल 4 हैं, मां से मालदीव हो गया, और सी से क्या हो गया साओ टोम दी प्रिंसिप, एक देश है साओ टोम प्रिंसिप। तो टोटल ये कितने देश हैं जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं, टोटल 13 देश हैं, टोटल 13 देश हैं। 3 देश साउथ अफ्रीका में हैं, 4 देश एशिया में हैं, 7 और 6 देश अफ्रीका में हैं, ठीक है, 6 देश अफ्रीका में। इनको आप याद कर लीजिए, अब प्रश्न करने में आसानी होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीका के एक काला बाज इक्वाडोर, काला से क्या होगा कोलंबिया, बाज से क्या हो गया ब्राजील हो गया। फिर एशिया के देख लिए, इंडोनेशिया की मौसी, इंडोनेशिया, किरवत्ती, मालदीव और साओ टोम दी प्रिंसिप। फिर आ जाइए अफ्रीका पे, काका के सामने युवा गायब, काका मतलब कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, के से केन्या, सामने सोमालिया, युवा युगांडा, गायब गेबोन, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिक है 3 महाद्वीप की, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रश्न करने में थोड़ी सरलता जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहे हैं हमारे, ठीक है। चलो देखो, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देश में भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राजील था सर, उसमें ब्राजील था, लेकिन जाम्बिया जैसा कुछ नहीं था, ना मलेशिया था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। कोलंबिया था, केन्या था, इंडोनेशिया था, ये तीनों थे। अभी और चेक कर लेते हैं, सूडान नहीं था, सोमालिया था, मलेशिया भी नहीं था, ये भी गलत। वेनेजुला तो कुछ था ही नहीं दूर दूर तक, तो कौन सा होगा सही। जैसे कोलंबिया था, है ना, कोलंबिया था, केन्या था और इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया एशियाई देश, केन्या अफ्रीकी देश और कोलंबिया अमेरिकी देश, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। गेबोन गायब, काका के सामने युवा गायब, तो गेबोन था। सोमालिया था, सामने सोमालिया, है ना। रवांडा नहीं था, युगांडा था, है ना, युगांडा था, रवांडा नहीं था, तो चौथा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सब गलत हो गए तीनों। बचा क्या 2 और 3, 2 और 3 है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, अच्छा सॉरी नहीं गुजरती है ना। इस वक्त देखो ये भी देखने में मिस्टेक हो जाती है, ये आप लोग देखते रहिए, ठीक है। नहीं गुजरती है का क्या मतलब हो गया, तो रवांडा से नहीं गुजरती है, और कहां से नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा गिनी से नहीं गुजरती है। तो 3 और 4 मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। 3 और 4 कहां से नहीं गुजरती है, 3 और 4 से होकर नहीं गुजरती है, गेबोन और सोमालिया से गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो केन्या से जा रही थी, इंडोनेशिया से जा रही थी, ब्राजील से जा रही थी, मैक्सिको से नहीं जा रही थी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, मैक्सिको होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, अवस्थित है कौन, कोलंबिया है सर, केन्या है, वेनेजुएला और ब्रुनई तो हमने सुना ही नहीं था, गेबोन था। देखो नाम ये लोग कैसे मैच करते करते थे, गेबोन है, ब्रुनई दे दिया तो लगे कि हाँ सेम सा था, ठीक है। केन्या था और काका के सामने से था ना, और एक काला बाज वाला था, तो काला बाज कोलंबिया हो गया। तो 2 और 3 होगा, इसमें तो नहीं है, हाँ भूमध्य रेखा पर अवस्थित है 2 और 3, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, 2 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा गुजरती है, कहां से गुजरती है, केन्या से, काका के सामने युवा गायब, के फॉर केन्या,
ठीक है, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखो, 2 बार आए, मतलब ये भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर वाला ट्रिक आप दोनों को जरूर याद होना चाहिए। मकर और कर्क वाला एक बार को छोड़ सकते हैं, वो बड़े बड़े भी हैं, काफी ज्यादा भी हैं, एक आध सवाल उनको छोड़ सकते हैं, जो PYQ आए हैं उनको थोड़ा बस देख लीजिएगा। लेकिन 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे कई सवाल आए हैं, 6 7 सवाल आए हैं देशों से ही। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो क्या है? भूमध्य रेखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सन की रेजेस लगभग वर्षवत लंबवत रहती हैं, तो यहाँ तापांतर बहुत कम होता है। तापांतर का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं है कि जाड़े में 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, गर्मी में 50 डिग्री हो गया, तापांतर डिफरेंस 50 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब लगभग क्या रहता है? लगभग टेम्परेचर सेम सा ही रहता है, लगभग टेम्परेचर सेम सा ही रहता है, तो तापांतर ज्यादा नहीं होता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये क्या है? ये थोड़ा मैप पे देख लीजिए कि भूमध्य रेखा के निकट आसपास के नगर कौन से हैं। हालांकि टफ है, लेकिन फिर भी जो फेमस नगर है उनको देखते रहिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, सिंगापुर सबसे पास है भूमध्य रेखा के। ठीक है, अगला चलते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से? ये तो बहुत सरल सवाल है। किससे जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अब कर्क रेखा के कुछ सवाल हैं, 2-4 सवाल और हैं, इनको खत्म कर लेते हैं। कर्क रेखा के कुछ सवाल हैं, क्या है? मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश क्या होगा? देखो कितना वैसा सवाल है, मतलब पूछ रहा है मकर रेखा पर जब लंबवत है तो कर्क रेखा कौन सी होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। और मकर रेखा कितनी होती है? 23.5 डिग्री साउथ होती है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 47 डिग्री हो गया, 47 डिग्री हो गया। अब जब मकर रेखा पर लंबवत है, यहां 90 डिग्री है, तो यहां कितना होगा? 90 माइनस 47, मतलब यहां कितना होगा? 43 डिग्री उन्नतांश सूर्य का यहां से होगा। ठीक है, सरल सवाल, मतलब कॉन्सेप्चुअल था। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब देखो, अब इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अगर आपको मैप का हल्का सा भी आइडिया है तो देखो, अगर कर्क रेखा भारत से गुजर रही है, मतलब भारत हमारा ये इस तरीके से ये रहेगा। अब कर्क रेखा यहां से गुजरी तो म्यांमार यहां से लेके यहां तक लिपटा हुआ है पूरा हमारे साथ में, तो म्यांमार से तो गुजरेगी, भारत से गुजरती है तो हम जानते ही हैं। और अगर आपको हल्का सा भी मैप का आइडिया है तो आपको ध्यान होगा कि भारत से अगर यहां से होकर कोई चीज जा रही है, भारत से यहां से कोई चीज जा रही है, तो रास्ते में मिस्र भी पड़ेगा। रास्ते में क्या पड़ेगा? रास्ते में मिस्र भी पड़ेगा। एक मिनट, रास्ते में क्या होगा? मिस्र भी पड़ेगा। मतलब ईरान से कोई मतलब नहीं, ईरान तो थोड़ा ऊपर चला गया, तो यहां हम वैसे ही जानते हुए भी एलिमिनेट कर सकते हैं कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर होगा सी, ईरान से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा के 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको करके खत्म कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है? नहीं, दिन का परिवर्तन होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी पृथ्वी के घूर्णन में। देखिए 2 गतियां हैं, ये तो है, ये इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है, इसको कहते हैं परिभ्रमण, है ना, परिभ्रमण। ठीक है, इसको बोलते हैं परिभ्रमण या पृथ्वी की अक्ष पर गति। और पृथ्वी ऐसे करके जो सूर्य के चारों ओर ऐसे करके चक्कर काट के आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिक्रमण। तो इस तरीके से जो काट रही है परिभ्रमण, अक्ष पर घूमने के कारण, इसके कारण तो दिन और रात होते हैं। मतलब आप सन है, ये ऐसे घूमी तो इधर दिन होगा, इधर पीछे वाले एरिया पर क्या होगी? रात होगी। ठीक है, तो और उसके परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। तो धुरी पर घूमने के कारण मौसम परिवर्तन नहीं होता, धुरी पर घूमने के कारण तो दिन और रात होते हैं। मतलब क्या हो गया? पहला गलत हो गया। तो इसमें देखो जो पहला गलत हो, अभी तो देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात उल्टा दे रखा है, तो दोनों कथन क्या है? असत्य हैं। दोनों आपस में इंटरचेंज कर रखी है बात। मकर रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलीविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, ब्राजील से। तो हमको याद होगा ब्राजील से हमारी कौन सी रेखा गुजर रही थी? ब्राजील से हमारी कौन सी रेखा गुजर रही थी? भूमध्य रेखा गुजर रही थी। जब ब्राजील से भूमध्य रेखा गुजरेगी तो मकर रेखा कहां से गुजर जाएगी? हमको अगर उतना भी ध्यान होगा तब भी हम इसको सही करके ले जाएंगे, है ना, तब भी सही करके ले जाएंगे। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, उपयुक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। ब्राजील से होकर मकर रेखा
क्या होगी? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। शायद मैंने पिछला वाला सवाल आपको, पिछला वाला शायद इसमें आंसर होगा चारों। ब्राजील से तो जाएगी अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, मकर रेखा। मकर रेखा क्या बोलते हो? मकर रेखा वाली भी ट्रिक आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि 2-3 सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं, ये इसका आंसर नहीं होगा। 2-3 सवाल हैं, तो मकर रेखा वाली भी ट्रिक सोच रहा हूं आपको बता ही देता हूं, ताकि क्या होगा कि मकर रेखा के भी प्रश्न होंगे। 2-3 सवाल हैं तो वो आगे भी ध्यान रहेगा। मकर रेखा की क्या ट्रिक है? मकर रेखा की क्या ट्रिक है? मकर रेखा भी हमारी टोटल 10 देशों से होकर जाती है। मकर रेखा मेरी जो है वो टोटल 10 देशों से होकर जाती है। और इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है चील और बाज नामक प्रजातियों में आपस में बहुत समानता है। क्या? चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में क्या है? आपस में क्या है? बहुत समानता है। आपस में क्या है? बहुत समानता है, बहुत समानता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं आपको वो बताता जा रहा हूं देश के नाम, उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे उतना स्पेस नहीं है। चील, चिली, और से चील, चिली, एक दूसरा अर्जेंटीना। बाज, बाज से क्या होगा? बाज से क्या होगा? ब्राजील होगा। ब्राजील से जाती है, वही मैं सोच रहा था। बाज ब्राजील से जाती है, नामक से नामीबिया, प्रजाति से पराग्वे, प्रजाति से क्या होगा? पराग्वे। फिर में से मेडागास्कर, प्रजाति से पराग्वे, में से मेडागास्कर, आपस से क्या होगा? और इससे होगा मोजाम्बिक, आपस से क्या होगा? में से मोजाम्बिक, में से मेडागास्कर, आपस से क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। इसका हमने आ लिया है, ऑस्ट्रेलिया से भी जा रही है ना? ऑस्ट्रेलिया से भी जा रही है। फिर बहुत का क्या होगा? बोत्सवाना होगा, बोत्सवाना। और समानता का क्या होगा? साउथ अफ्रीका होगा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 10 देश हैं। कौन कौन से हैं? चिली, और से क्या था? अर्जेंटीना, बाज से ब्राजील, नामक से नामीबिया, प्रजाति से पराग्वे, में से मेडागास्कर, आपस से ऑस्ट्रेलिया, में से मोजाम्बिक, बहुत से बोत्सवाना, और समानता से क्या था? साउथ अफ्रीका था। समानता से क्या था? साउथ अफ्रीका था। तो ये 10 देश हैं, इनसे होके क्या करती है? मकर रेखा जाती है। अब सवाल देख लेते हैं, है ना? तो तीनों रेखाओं का मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए। एकदम रटने की जरूरत नहीं है, एकदम याद करने की जरूरत नहीं है। 4-5 बार रिवाइज करेंगे तो चीजें दिमाग में रह जाएंगी। अब देखो, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील। तो बताओ किससे होके नहीं जाएगी? किससे होके जाएगी? किससे होके नहीं जाएगी? है जैसे देखो, इसमें अर्जेंटीना भी है, पराग्वे भी है, ब्राजील भी है, बोलीविया नहीं था कहीं भी, तो बोलीविया से होकर नहीं जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, किनसे होकर मकर रेखा गुजरती है? देखो, चिली से भी गुजर रही थी, चिली से भी गुजर रही थी, चील और बाज, तो ब्राजील से भी गुजर रही थी, आपस मतलब ऑस्ट्रेलिया में, नामक प्रजातियों में तो नामीबिया, चारों होंगे, चारों से होकर गुजरती है। ठीक है, आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, ठीक है, मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होगी? देखो, हम पूरे जो ग्लोब है, ये रही विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये रही कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये रही मकर रेखा। ये कह रहे हैं जब सन की लाइटें यहां लंबवत पड़ रही है, मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो हमारे यहां क्या स्थिति होगी? हमारे यहां क्या स्थिति होगी? भाई यहां गर्मी होगी और हमारे यहां अपेक्षाकृत ठंड होगी, हमारे यहां अपेक्षाकृत ठंड होगी, तो क्या होगा? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होगा, हाई प्रेशर विकसित होगा। उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होगा। उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता, गलत, इनमें से कोई नहीं गलत। ये समझो, जहां टेम्परेचर ज्यादा है, समझ लो इस बात को, जहां टेम्परेचर ज्यादा पड़ा तो वायु का क्या होता है? ज्यादा ताप दे दिया तो क्या हुआ? सब अणु क्या हुए? फैलना शुरू हो गए। आपको कोई ताप दे दे, क्या करोगे? भागोगे इधर उधर, अणु भी भागने लग गए। जब इधर उधर भागने लग गए, गति करने लग गए, तो क्या हुआ? ऊपर हो गए, मतलब हल्के हो गए। गर्म आदमी जो ज्यादा गर्मी पकड़ता है ना, भाग इधर उधर कूदता है, तो क्या हुआ कि वो क्या हुआ? वहां प्रेशर
वायु का क्या हुआ, क्योंकि प्रेशर हम देख रहे हैं वायु का, जब हल्के होके इधर उधर कण हो गए, क्या कहते हैं, गर्म हो गए, ताप के वायु के कण इधर उधर हो गए, तो क्या हुआ, प्रेशर क्या हो गया, हल्का हो गया। मतलब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो प्रेशर हल्का हो गया। और यही टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वायु के कण एक दूसरे सुकड़ के सोएंगे, सुकड़ के आसपास रहेंगे, तो क्या होगा, दबाव, जो प्रेशर है वहां वायु का वो ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कम तो हाई प्रेशर, और टेम्परेचर ज्यादा तो लो प्रेशर, है ना। टेम्परेचर ज्यादा तो लो प्रेशर, टेम्परेचर कम तो हाई प्रेशर। इस बात को समझ लीजिए, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर में अपोजिट का डिफरेंस है। तो जब यहां लंबवत चमक रही है मतलब यहां गर्मी होगी, हमारे यहां क्या होगा, जाड़ा होगा। जाड़ा होगा मतलब टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो दाब जो होगा वो क्या होगा, दाब जो होगा वो होगा ज्यादा। तो इसका आंसर होगा ए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब, हाई प्रेशर विकसित होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर समाप्त होते हैं। और आज की क्लास थोड़ी कॉन्सेप्चुअल भी थी, थोड़े से देशांतर वाले प्रश्न भी थे, लास्ट वाला प्रश्न भी बड़ा अच्छा था। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट के जरिए हमको जरूर बताइएगा, और निरंतर ये श्रृंखला चलती रहेगी। बाकी आप लोग हमसे और क्या चाहते हैं कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।